7 की बुक हनीकॉम्ब का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये कहानी 3 सवालों पर आधारित है। एक राजा था, उसके पास 3 सवाल थे और वो उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वो 3 सवाल क्या थे और क्या जो वो राजा चाहता था वो उसे मिला। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट 1 को पढ़ेंगे। एक दिन किसी राजा को अचानक से एक ख्याल आया कि वो कभी भी नहीं हारेगा अगर वो 3 चीजें जान जाएगा। तो ये 3 चीजें क्या थी? किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, उसे किस तरह की लोगों की बातें सुननी चाहिए और उसके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। तो इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स यानी कि दूत को अपने साम्राज्य में अलग अलग जगह भेज दिया और राजा ने ये घोषणा भी की कि वो वादा करता है कि जो कोई भी इन तीनों सवालों के जवाब देगा वो उसे बहुत सारा पैसा देगा। बहुत से बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए, लेकिन सभी ने उसके सवालों के अलग अलग जवाब दिए। पहले सवाल के जवाब में तो सबसे पहला सवाल क्या था कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे उस टाइम टेबल का पूरी सख्ती के साथ पालन भी करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसी तरह से राजा अपनी सारी चीजों को सही समय पर कर सकता है। तो दूसरों ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव है कि पहले से ये फैसला करना कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या होगा। और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को उन सभी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए जो भी उसके आसपास चल रही है और उसे फालतू की बातों या मूर्खता भरे आनंद से भी दूर रहना चाहिए और उसे वही करना चाहिए जो उसे उस समय पर जरूरी लगे। और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास एक पूरी सभा होनी चाहिए जिसमें सभी बुद्धिमान लोग होने चाहिए ताकि वो सही समय आने पर राजा को सलाह दे सके, क्योंकि एक अकेला इंसान सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता बिना किसी की मदद लिए। इसके जवाब में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जिसे आपको खुद ही करनी पड़ती है और उस समय आप किसी के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते और ना ही किसी सभा का इंतजार कर सकते हैं। उस समय जो भी आपको जरूरी लगता है वही आपको तुरंत करना पड़ता है। और किसी चीज का फैसला करने के लिए या किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, ये जानने के लिए इंसान को अपने भविष्य में देखना जरूरी है और ये चीज तो सिर्फ जादूगर ही कर सकता है। इसलिए जो राजा है उसे किसी जादूगर के पास ही जाना चाहिए। तो ये जो सारे जवाब थे वो राजा को उसके पहले सवाल के जवाब में मिले। अब दूसरे सवाल के जवाब में तो दूसरा सवाल क्या था कि उसे यानी कि राजा को किस तरह की लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि वो लोग जो राजा के लिए सबसे जरूरी है वो है उसके काउंसलर्स यानी कि सलाहकार या मंत्री। तो दूसरों ने कहा कि काउंसलर से ज्यादा जरूरी प्रीस्ट है यानी कि धर्मगुरु या पंडित, तो राजा को उनकी ही बातें सुननी चाहिए। तो दूसरों लोगों ने कहा कि जो डॉक्टर होते हैं यानी कि जो वैद्य होते हैं राजा को उनकी ही बातें सुननी चाहिए। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जो सोल्जर्स है यानी कि सैनिक वो राजा के लिए सबसे जरूरी है और राजा को उनकी ही बातें सुननी चाहिए। तो ये वो सारे जवाब थे जो राजा को उसके दूसरे सवाल के जवाब में मिले। अब इसके बाद तीसरे सवाल के जवाब में तो तीसरा सवाल क्या था कि राजा के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान यानी कि राजा के लिए सबसे जरूरी काम विज्ञान है। तो कुछ ने कहा कि लड़ाई करना यानी कि राजा के लिए लड़ाई करना सबसे जरूरी काम है। तो दूसरों ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी काम पूजा पाठ है। अब हर सवाल के लिए बहुत से लोग जवाब दे रहे थे और हर किसी के जवाब अलग अलग थे। तो इसलिए राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ और इसलिए उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया।
इसके बाद राजा ने फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि इसकी बजाय वो किसी सन्यासी से सलाह ले जो अपनी समझदारी या बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो। तो जो सन्यासी था वो जंगल में रहता था और वो उस जंगल को छोड़कर कभी भी नहीं जाता था। वो किसी से नहीं मिलता था। अगर कोई साधारण व्यक्ति उसके पास आता था तो वो उससे मिलता था। तो इसलिए राजा ने सन्यासी से मिलने के लिए साधारण से कपड़े पहन लिए। अब इससे पहले कि वो उस सन्यासी की कुटिया में पहुंचता, उसने अपने घोड़े और अपने सेवकों को वहीं पर पीछे छोड़ दिया और खुद अकेले निकल गया, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता था कि वो एक राजा है। इसलिए उन्होंने अपने आप को एक साधारण व्यक्ति दिखाने के लिए अपने घोड़े और सैनिकों को वहीं पीछे छोड़ दिया। अब जैसे ही राजा सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचता है तो वहां वो देखता है कि जो सन्यासी है वो अपनी कुटिया के सामने की जमीन को खोद रहा है और वो राजा को देखकर राजा का स्वागत करता है और फिर दोबारा से अपनी जमीन खोदने लग जाता है। तो जो सन्यासी था वो बहुत बूढ़ा और कमजोर सा था और जब वो इतना काम कर रहा था तो जो उसकी सांसें थी वो काफी फूल रही थी। तो जो राजा होता है वो सन्यासी के पास जाता है और उससे कहता है कि सन्यासी बाबा जी, मैं आपके पास यहाँ आया हूँ क्योंकि आप काफी समझदार और बुद्धिमान है और मैं आपसे अपने 3 सवालों का जवाब चाहता हूँ। फिर राजा अपने तीनों सवाल सन्यासी के सामने दोहरा देता है कि कैसे पता चलेगा कि सही चीज को करने का सही समय कौन सा होता है, मुझे कैसे लोगों की बातें सुननी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो सन्यासी होता है वो राजा की सारी बातें तो सुनता है पर वो कोई भी जवाब नहीं देता और लगातार बस अपनी जमीन खोदते रहता है। फिर राजा ने उस सन्यासी से कहा कि आपको देखकर लगता है कि आप काफी थक चुके हैं, तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए और मैं आपकी जगह ये काम कर देता हूँ। जो सन्यासी था वो इस बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद किया और अपने फावड़े को राजा को दे दिया और खुद जाकर जमीन के एक किनारे पर जाकर बैठ गया। अब जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी तो उसके बाद वो रुक गया और फिर दोबारा से अपने तीनों सवाल दोहराए, लेकिन तब भी सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खड़े हो गए और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम इस फावड़े को मुझे दे दो और तुम जाकर आराम करो, अब मैं इस काम को खुद करूंगा। पर राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया और कहा कि नहीं नहीं, ये काम तो मैं ही करूंगा। और फिर राजा जो है वो दोबारा से पूरी जमीन को खोदने लग गए। 1 घंटा बीत गया, फिर उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया और देखते देखते 3 घंटे बीत गए। सूरज भी पेड़ों के पीछे छिपने लग गया। फिर आखिरकार क्या हुआ कि राजा ने उस फावड़े को जमीन पर रख दिया और सन्यासी से कहा कि सन्यासी बाबा, मैं आपके पास यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप बुद्धिमान आदमी हैं और मैं अपने सवालों का जवाब जान सकूं। पर अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। तभी सन्यासी ने कहा कि देखो, कोई भागता हुआ इधर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। अब आगे हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तभी राजा ने पलट कर देखा तो एक दाढ़ी और मूंछों वाला आदमी उनकी तरफ दौड़े हुए आ रहा था। उसने अपने हाथों से अपने पेट को जोर से दबाकर रखा था और उसके पेट से खून निकल रहा था। तो उसने अपने हाथों से अपने पेट को इसलिए जोर से दबाकर रखा था ताकि वो अपने खून को बहने से रोक सके और वो दौड़ता हुआ राजा के पास आया। अब जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर राजा ने और उस सन्यासी ने मिलकर उस आदमी के कपड़ों को उतारा और पाया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा घाव था। फिर राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अच्छे से साफ किया और उसके घाव पर अपने रुमाल से मरहम पट्टी की। लेकिन घाव इतना ज्यादा था कि रुमाल से बांधने के बाद भी उसमें से खून बहता ही जा रहा था। फिर राजा ने उस रुमाल को हटाकर उस घाव पर दूसरे कपड़े को लगाया
ताकि खून का बहना बंद हो सके। और आखिरकार खून का बहना बंद हो गया। अब जो वो आदमी था वो अब थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। उसने पीने के लिए कुछ मांगा। फिर राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर आए और उन्होंने उस आदमी को पीने के लिए पानी दिया। तब तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और हवा भी ठंडी हो चुकी थी। फिर राजा सन्यासी की मदद से उस घायल आदमी को कुटिया के अंदर ले गए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब जो वो घायल आदमी था उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। अब जो राजा था वो काफी थक चुका था, क्योंकि सुबह से वो चलकर आया था और पूरे दिन उसने सन्यासी की क्यारियों को खोदने का काम भी किया था। तो वो काफी थक गया था और इसीलिए वो जमीन पर ही सो गया और पूरी रात वहीं पर सोते रहा। जब वो सोकर उठा तो उससे कुछ मिनट पहले ही उसे ये याद आया कि वो कहाँ है और उसके बगल में जो दाढ़ी वाला आदमी लेटा है वो कौन है। तो जो वो दाढ़ी वाला आदमी था वो उठा और धीमी सी कमजोर सी आवाज में राजा से कहा कि मुझे माफ कर दो। लेकिन राजा ने उस आदमी से कहा कि मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ करूँ। तो उस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी, क्योंकि आपकी वजह से मेरा भाई मारा गया और आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति भी जब्त कर ली। और मुझे ये पता था कि आज इस सन्यासी से मिलने के लिए आप अकेले जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ अपने पूरे मन को तैयार करके आपको रास्ते में ही मारने आया था। लेकिन पूरा दिन बीत चुका था और आप वापस भी नहीं आए थे, तो इसलिए मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया। लेकिन उसी समय आपके बॉडीगार्ड यानी कि आपके अंगरक्षक से मेरा सामना हो गया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे बचकर भाग निकला, लेकिन अगर आपने मेरे घाव पर मरहम पट्टी नहीं किया होता तो शायद मैं मर चुका होता। मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा दी और अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी आदेश दूंगा कि वो भी आपकी सेवा करे। मुझे माफ कर दीजिए। राजा इस बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसने अपने दुश्मन के साथ बहुत शांति से दुश्मनी खत्म कर दी और अपने उस दुश्मन को दोस्त के रूप में जीत लिया। राजा ने केवल उसे माफ ही नहीं किया, बल्कि अपने नौकरों को उसके साथ भेजा और एक डॉक्टर को या वैद्य को उसकी देखभाल करने के लिए भी भेजा। और राजा ने उस आदमी से वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को यानी कि संपत्ति को भी उसे वापस कर देगा। अब राजा उस घायल आदमी को कुटिया में अकेला छोड़कर बाहर आया और उस सन्यासी को ढूंढने लगा, क्योंकि घर जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो एक बार फिर से अपने सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करे। तो वहां उसने देखा कि जो सन्यासी था वो अपने घुटनों पर बैठकर बीज डाल रहा था उन क्यारियों में जहां एक दिन पहले उसने खुदाई की थी। तो राजा सन्यासी के पास गया और उनसे कहा कि मैं आखिरी बार आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके आप मेरे सवालों का जवाब मुझे दे दीजिए। इस पर सन्यासी कहते हैं कि तुमको तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। सन्यासी अभी भी अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और बस वो एक नजर राजा की तरफ देखते हुए ये बात कहते हैं। लेकिन राजा की समझ नहीं आया कि उन्हें उनके सवालों के जवाब कैसे मिले। तो राजा सन्यासी से कहते हैं कि मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिल गए। तो सन्यासी कहते हैं कि तुमने देखा नहीं कि कल अगर तुमको मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती और तुमने मेरे बदले में क्यारियों को नहीं खोदा होता तो तुम तो अपने रास्ते चले गए होते और तुम्हारा जो दुश्मन है वो तो तुम पर आक्रमण कर देता और तब तुम इसके लिए पछताते रहते कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुके। तो इसलिए सबसे जरूरी समय कब था,
जब तुम उन क्यारियों को खोद रहे थे और उस समय सबसे महत्वपूर्ण आदमी तुम्हारे लिए मैं था और सबसे जरूरी काम वो था जो तुम मेरे लिए कर रहे थे। और उसके बाद जब वो आदमी हम लोगों की तरफ भागता हुआ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था? जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम उसके घाव पर मरहम पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता। और जिस तरह से वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो गया वो कभी नहीं होता, वो हमेशा तुम्हारा दुश्मन ही रहता। तो उसके हिसाब से वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और उस समय जो भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम था। एक बात हमेशा याद रखो, कौन सा समय सबसे जरूरी होता है? वो एक ही समय है और वो समय है अब, यानी कि नाउ। ये सबसे जरूरी समय क्यों होता है? क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारे अंदर कोई भी शक्ति होती है उस समय किसी भी काम को करने की। और सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण आदमी वो है जो उस समय तुम्हारे साथ है, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या हम दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।